जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आपका साइंस का क्लास फिर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपका फिर से क्लास छूटेगा। तो कैसे बैच को ज्वाइन करना है, तो आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए और कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर डी हाइड्रोजन। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग बिहार पुलिस के लिए ये क्लास का टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। साइंस क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है और मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण, ये आपको रात 8 बजे मिल जाएगा। तो देखिए, इससे पहले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं, प्राकृतिक गैस बोले, बायोगैस बोले या फिर गोबर गैस बोले, इसमें जो मुख्य अवयव होता है ये मीथेन होता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है मीथेन। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है? CH4, और इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है? भारी जल। कौन करता है? भारी जल। इसका फॉर्मूला होता है D2O और इसका अनुभार क्या होगा? 20। ठीक है, आपको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ये 2 और ये 0 मिला सकते हैं, तो D2O, इसका भार कितना होता है? 20। और साधारण जल का अनुभार पूछे तो इसका होता है 18, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में तो भारी जल काम करता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या होता है? तो नियंत्रक जो छड़ बना होता है वो कैडमियम या फिर बोरॉन का रड होता है, ठीक है, जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, जिससे नाभिकीय रिएक्टर का जो गति है वो स्लो हो जाता है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या फिर बोरॉन का इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन तीसरा, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं उसको आपको केवल ध्यान से सुनना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्लास नोट्स में। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है नाइट्रोजन, ये हम आपको बता चुके हैं कितना है, तो 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वातावरण में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन। आर्गन जो है 0.93% के आसपास है। अच्छा, वातावरण में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो रेडॉन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो वातावरण में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे तो ये आपका हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? ये क्वेश्चन हम आपको कल भी बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है, एक भी दिन आपको क्लास को अब्सेंट नहीं करना है। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना हमने आपको डेट बताया था 3 दिसंबर 1984।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये घटना घटित हुई थी। इसमें कंपनी कौन सी थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जिसमें एक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में MIC भी लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस का मतलब ग्रीन हाउस जो गैस है वो आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो जिम्मेदार है सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे अधिक कौन ग्रीन हाउस पैदा करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जल वाष्प भी आता है, इससे भी ग्रीन हाउस होता है जल वाष्प। फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ये सभी क्या है आपका? तो ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं। N2O ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसमें से सबसे जो प्रमुख है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों इसी ग्रीन हाउस पर, ठीक है, इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट पर नियंत्रण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1997 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे कहा जाता है क्योटो सम्मेलन। जापान में एक शहर है क्योटो, वहीं पर हुआ था 1997 में क्योटो सम्मेलन। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि बताइए क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन में देगा ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन में देगा ओजोन परत का संरक्षण। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिरके में होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH, ये सिरका में होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है। अम्ल हो गया, भस्म हो गया और लवण, ये विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल, भस्म, लवण, ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे लवण है, ये तो विद्युत का सुचालक होगा। क्वेश्चन पूछा गया विद्युत का चालन नहीं करता, यानी विद्युत का कुचालक। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अभी आपने आपको बताया अम्ल, भस्म, लवण, ये तीनों विद्युत का सुचालक है। तो लवण भी सुचालक है, ये अम्ल है तो ये भी सुचालक है। नींबू का रस, आप सभी जानते हैं नींबू का रस जो है इसमें भी अम्ल पाया जाता है। तो नींबू का रस में जो अम्ल होता है तो वो भी अम्ल है, तो ये भी विद्युत का सुचालक होगा। तो बचा आपका केवल यहाँ पर चीनी, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला है और ये विद्युत का चालन नहीं करता है। फाइबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए, फाइबर प्रक्रम जो होता है ये किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। इससे होता है अमोनिया। आपसे पूछेगा अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है? तो फाइबर प्रक्रम विधि से। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसी से कांच पर भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्लोरिक नहीं होगा, फ्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की बात करें, HNO3, ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 10, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? साथियों अभी हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं? केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो आपका टोटल 16 प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो फिजिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका केमिस्ट्री हो रहा है, फिर बायोलॉजी होगा, फिर से आपका क्या होगा? सब तीनों मिक्स होगा। चले बताइए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने बाकी है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक आपका हाइड्रोजन होगा, हम आपको बता चुके हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं?
तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक का नाम है H11, इसको बोला जाता है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, ये है ड्यूट्रियम। तीसरा समस्थानिक है H13, ये आपका ट्राइटियम। और तीसरा समस्थानिक जो है ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा के न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो ऊपर वाला आपका द्रव्यमान संख्या है, नीचे वाला परमाणु संख्या। तो 3 में 1 घटाएंगे 2, इसमें तो न्यूट्रॉन 2 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 होगा, इसमें 0। तो ये वाला जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है क्या है। फिर से रिपीट कर देते हैं। अभी जो हमने ये आपको बताया ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है, हूबहू आपको मिल जाएगा क्लास नोट्स में लिखा हुआ। तो वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है वो आपका होता है जल। क्या होता है, जल। जल की बात करें तो ये द्रव अवस्था में होता है, और अगर अधिक ठंडा कर दिया जाए तो ये आपका ठोस अवस्था में होता है, जिसको हम लोग बर्फ कहते हैं। तो द्रव का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है ठोस की तुलना में। ठोस का घनत्व क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण बर्फ आपने देखा होगा पानी पर तैरता है। तो वही बोला जा रहा है कौन सा पदार्थ है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। यानी ठोस का घनत्व कम होता है, लेकिन वही जब द्रव में आता है तो ज़्यादा हो जाता है। ये है आपका जल। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सी है। तो देखिए जितना अधिक आघात वर्धनीय होगा उसकी तन्यता उतनी भी अधिक होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सोना, ठीक है। ये क्या है, अधिक आघात वर्णता है और इसकी तन्यता भी अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। सोना का सिंबल क्या होता है, AU पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए चांदी का क्या होता है, AG। क्या होता है, AG होता है। और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है। ये क्वेश्चन भी कल हम आपको करा चुके हैं, तो जिन्होंने कल क्लास मिस नहीं किया होगा बिल्कुल आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं। और आज आप लोग बताइएगा कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सूर्य की बात करें, ये एक गैस का गोला होता है जिसमें मुख्य रूप से 2 गैसें, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम होता है। हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26% होता है, बाकी अन्य गैसें होते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका 71% हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। यानी कि वातावरण में बताना है कौन सा निष्क्रिय गैस उपस्थित है इन चारों ऑप्शन में से। अच्छा, निष्क्रिय गैस की बात करें, इसी को बोला जाता है इनर्ट गैस, इसी को बोला जाता है अक्रिय गैस, ठीक है। निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, ये सभी क्या है, एक ही है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 वर्ग है, ठीक है। तो 18वां वर्ग जो है ये आपका क्या है, अक्रिय गैस, इसी में रखा गया है। अक्रिय गैस बोले तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है आपका हीलियम गैस है। तो 3 और 3 6 अक्रिय गैस है जो कि वर्ग समूह 18 में रखा गया है। और वर्ग 17 की बात करें तो इसमें आपका हैलोजन तत्व, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्या है आपका हैलोजन तत्व है। तो वही बोला जा रहा है वातावरण में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा यहाँ पे, अक्रिय गैस आर्गन, ठीक है। आर्गन क्या है, एकमात्र अक्रिय गैस है जो कि सबसे अधिक होता है वायुमंडल में, लगभग 0.93%। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। तो ये भी आपका हो चुका है, ये है प्लूटोनियम। मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व है प्लूटोनियम, ध्यान रखिएगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो सीमेंट का जो प्रमुख अवयव है चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन बोल सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो देखिए, गर्म करने पर जो सबसे अधिक फैलता है वो गैस फैलता है। सबसे अधिक गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। तो जल तो द्रव है, अल्कोहल भी आपका लिक्विड हो जाएगा, कांच ठोस है, और वायु गैस है। तो एकमात्र यहाँ पर आंसर हो जाएगा वायु। वायु क्या है? अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर सबसे अधिक फैलता है। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वर्ण, सोना। अगर ये विषैला होता तो इसको आदमी पहनता ही नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा सोना का अंगूठी होता है हाथ में लगा हुआ, फिर भी खाना वाना खाते तो कोई से प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सोना जो है ये विषैला नहीं है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, और आप सभी जानते हैं जो बिहार पुलिस का सिलेबस है वो 9th और 10th पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, ये तो संबंधित है परमाणु संरचना से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये भी, नील्स हेनरी, डेविड बोहर ये भी। जबकि मैडम क्यूरी की बात करें तो ये संबंधित नहीं है। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। यानी किस धातु का जो यौगिक होगा वो शीशा तथा साबुन दोनों का घटक होगा। तो देखिए, साबुन की बात करें, साबुन क्या है? तो सोडियम और पोटेशियम का जो लवण होता है उसी को साबुन कहा जाता है। किसका किसका? सोडियम और पोटेशियम का। तो ऑप्शन में तो केवल पोटेशियम दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पोटेशियम। इसका सिंबल होता है के। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया जाता है। यानी किस तत्व का परमाणु भार जो है मानक रूप में लिया जाता है? तो देखिए, किसी भी तत्व का अगर परमाणु भार निकालना है तो कार्बन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कार्बन 12 के परमाणु संख्या से तुलना करके ही किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? ये तो बता चुके हैं, 3 है, ठीक है। कितना है? 3। चलिए, ये क्वेश्चन भी कल हो चुका है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो ये आपका यूरेनियम का अयस्क है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो 235 होता है, यूरेनियम 235, और परमाणु क्रमांक इसका होता है 92। तो अगर पूछे यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी तो 235 में 92 को माइनस कर दीजिए, 143। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है? परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा दीजिए तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम की बात करें, इसका अयस्क हमने कल आपको बताया था बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, ये आपका क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। कॉपर की बात करें, इसका अयस्क होता है क्यूप्राइट। क्या होता है? क्यूप्राइट। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? यह भी मिश्र धातु है। कांसा क्या है? यह भी मिश्र धातु है। मिश्र धातु कैसे है? क्योंकि पीतल जो है तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है, ये तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक धातु से जो मिलकर बनता है वो आपका मिश्र धातु कहलाता है। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें तो ये आपका बना है कॉपर और एल्युमिनियम से, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में आपका कॉपर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, यानी कि कॉपर। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सिंपल सा क्वेश्चन है। यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो 46%। ये बता चुके हैं।
वुड्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? तो इसे आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। वुड्स अभिक्रिया जो है एल्केन को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। एल्केन का फॉर्मूला कल हमने आपको बताया था, CnH2n+2 होता है। उसके बाद होता है आपका एल्केन के बाद एल्कीन, CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, संतृप्त होता है या फिर असंतृप्त होता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो कल हम आपको बता चुके हैं संतृप्त कौन होगा, असंतृप्त कौन होगा, सिंगल बॉन्ड किस में होगा, डबल बॉन्ड किस में होगा, ये सब आपको डिटेल में बता चुके हैं। इसलिए आपसे बोलते हैं आप लोग क्लास को एक भी दिन छोड़िए ना, ठीक है, डेली क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिरके का पीएच लगभग कितना होता है? बताइए, सिरका का पीएच मान लगभग कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, 3 के आसपास। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। अब यहाँ से अम्ल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का। तो सिरका में जो एसिटिक अम्ल होता है ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। प्रबल अम्ल का उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा H2SO4, ये क्या प्रबल अम्ल है। HCl, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। HNO3, ये क्या प्रबल अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग ये एसिड है। ये तीनों कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ये क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स 1 में ही या फिर 2 में मिल जाएगा। कोयला के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है सब आपको लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, हमने आपको बताया था, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बन होता है वो एंथ्रासाइट में होता है, और ये सबसे बढ़िया कोयला होता है। सबसे घटिया पीट होता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस मिलता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ये सब बता चुके हैं, आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए बर्फ का पिघलना, तो बर्फ अगर पिघल जाएगा तो मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, अगर ये पिघल गया और पिघले हुए बर्फ को, पिघले हुए जो पानी होगा उसको फिर ठंडा करेंगे तो फिर से वो बर्फ बन जाएगा। तो ये आपका भौतिक हो गया। लोहे का चुंबक बनना, मान लीजिए लोहा को एक बार चुंबक बना दिए, लेकिन लोहा को एक गर्म करेंगे एक निश्चित ताप पर, तो फिर से वो लोहा बन जाएगा। यानी कि जो अपने प्रारंभ में जो अवस्था था उस अवस्था में लौट सकता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन जब मोमबत्ती का जलना की बात करें, अगर मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर से वो मोमबत्ती नहीं बन सकता है। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, अगर दूध से एक बार दही बन गया तो बताइए दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि जिसमें वापस नहीं लौट सकते हैं वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। सोना का संकेत क्या है? ये तो अभी बता चुके हैं, Au होता है सोना का संकेत। ये चांदी का है, ये कॉपर का है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और साथियों जो क्लास का नोट्स हम डेली दे रहे हैं उसको आपको तैयार करते चलना है, साथ में छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर नोट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपसे याद नहीं होगा।